Hello ji, a very good morning all of you. Am I visible and audible ji? जी क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ? यस सर, गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग ना लास्ट क्लास में अपना जो कंडीशंस एंड वारंटीज है उसको कंप्लीट कर चुके थे, और मैंने बोला था कि आपको उसे मॉड्यूल से और या मेरी बुक से पढ़ के आना है, या दोनों से पढ़ के आना है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के आए हैं, और कोई भी डाउट है आपको कैवियर टेम्पटर में, सेल बाय ऑक्शन में, अग्रीमेंट एंड सेल में, सेल एंड बेलमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटेरियल में, या नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट में, या कंडीशन एंड वारंटी में, तो यू कैन आस्क मी नाउ। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज प्लीज आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं तो मी करके बता दीजिए, सो दैट वी कैन वेट। नहीं है तो नो करके बताइए ताकि हम आगे चलें। नो सर, ठीक है जी। कोई मी वाला बच्चा जिसको डाउट हो? नो डाउट, चलें जी आगे, चलें आगे। भाई जो लोग साइलेंट है उनको तो मैं यही मानूंगा कि डाउट नहीं है। राइट, ठीक है बच्चे। हम लोगों ने आज की क्लास में सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ना है वो आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब समझिएगा, सेलर जो है वो बायर को गुड्स देता है, यानी कि जो सेलर है वो बायर को गुड्स का पोजेशन देता है, लेकिन ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ पोजेशन दिया है सेलर ने बायर का। और बायर कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं सोच के बताऊंगा कि मैं ये चीज खरीद रहा हूं या नहीं खरीद रहा हूं। क्लियर है जी? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब है कि सेलर ने बायर को गुड्स का पोजेशन दे दिया है, और बायर ने कुछ टाइम मांगा है, जिस टाइम में वो डिसाइड करेगा कि वेदर ही वांट टू बाय दोज गुड्स और नॉट। सिंपल है जी। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब है, अगर कोई पूछता है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब है, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? हम बोलेंगे जी कि सेलर ने बायर को पोजेशन ऑफ गुड्स दिया, और अब ये जो बायर है, ये बायर ने कोई एक टाइम मांगा है। अब उस टाइम के अंदर ये चाहे तो ये गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और ये चाहे तो ये गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है। समझ आ रही है बात? ठीक है जी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब हो सकता है कि वो अप्रूव कर दे कि हाँ जी मैंने ये गुड्स रख लिए, ये मेरे हो गए, या वो रिटर्न कर दे, यानी कि वो डिसअप्रूव कर दे कि नहीं जी मेरे को नहीं चाहिए। सिंपल है जी। तो सेलर ने जब बायर को गुड्स दिए, और बायर को गुड्स दिए तो बायर ने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, और फिर मैं उसके अंदर बता पाऊंगा आपको कि वेदर आई एम बाइंग दिस गुड्स और नॉट, वेदर आई एम एक्सेप्टिंग इट और नॉट। एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अप्रूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं बाय कर रहा हूँ, और रिटर्न कर रहा हूँ, डिसअप्रूव कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट बाइंग दीज गुड्स। अब इसमें जब सेलर ने बायर को गुड्स दिए,
तो ये पता कैसे चलेगा कि अब के बायर ने खरीद लिए, क्योंकि सेलर के पास तो गुड्स है नहीं, गुड्स तो बायर के पास ही है। तो फिर हाउ विल सेलर कम टू नो के बायर ने गुड्स खरीद लिए? अब बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको कि सेलर ने जब बायर को गुड्स दिए, और जब गुड्स दिए तो खाली पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई। ठीक है जी, ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स जो है वो दिया गया है, ओनर तो सेलर ही है, ओनरशिप सेलर के पास ही है। ठीक है जी। अब जो बायर है वो क्या बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इस टाइम में डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, एंड देन आई लेट यू नो कि वेदर आई एम बाइंग दीज गुड्स और नॉट बाइंग दीज गुड्स। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है इसको लेके। क्वेश्चन क्या आता है, केस स्टडी आती है, ए ना एक घोड़े का मालिक है, और ए ने बी को एक घोड़ा दिया, और ये घोड़ा दिया फर्स्ट को। ठीक है जी, से 1 जनवरी को घोड़ा दिया ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। 1 जनवरी को घोड़ा दिया ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और जब 1 जनवरी को दिया तो बोला कि ठीक है जी, आप ना इस घोड़े को देखो और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बता देना लेना कि नहीं लेना, अप टू 10 जनवरी, यानी कि या तो 10 जनवरी तक घोड़ा रख लेना, या 10 जनवरी को रख लिया तो मतलब मैं मान लूंगा सेल आउट सोल्ड आउट हो गया, या मुझे उससे पहले पहले वापस कर देना अगर नहीं खरीदना तो ए ने बी को घोड़ा दे दिया 1 जनवरी को, और किस बेसिस पे दिया? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, बी ने आगे क्या दिया? बी ने आगे सी को घोड़ा दे दिया, और सी को घोड़ा कब दिया? 4 जनवरी को। वही बात ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। और इसको भी वही बोला, इसको भी वही बोला कि भाई आप 10 जनवरी तक बता देना आपने घोड़ा लेना या नहीं लेना। ठीक है जी। घोड़ा एक्चुअली है तो ए का, ओनर तो ए ही है, राइट। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। सी ने आगे क्या किया? सी ने आगे घोड़ा डी को दे दिया, और डी को देखे इसने भी यही बोला, इसने भी यही बोला, इसने दिया 7 जनवरी को, और 7 जनवरी को दिया ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और बोला यही कि भाई अप टू 10 जनवरी आप देख लेना क्या करना है। ठीक है जी। अब इशू क्या है कि घोड़ा तो ए का ही है, ओनर तो ए ही है अभी, है ना, ओनर तो सेलर ही है। ए ने बी को जिस टर्म पे दिया, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पर आता है कि डी के पास है घोड़ा, 7 तारीख को उसने डी को दिया, 9 जनवरी को हॉर्स डाइड, 9 जनवरी को घोड़ा मर जाता है। तो सवाल यह है कि हु विल बियर दी लॉस? हु विल बियर दी लॉस? तो सबसे पहले ये बताओ कि कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जो सेलर है ये ओनर है गुड्स का, इसने बायर को गुड्स का पोजीशन दिया, बायर ने एक टाइमलाइन मांगी, उस टाइमलाइन के अंदर बायर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सिंपल सी कहानी है, राइट। अब ए ने बी को घोड़ा दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और डी के पास था घोड़ा और मर गया, तो हु विल बियर दी लॉस? अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ए ए ए ए ए। आन्या, आन्या जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आन्या जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सही कह रहा हूँ मैं? तो सीए फाउंडेशन में पढ़ा और उसके बावजूद भी आप आंसर जो है वो ए दे रहे हो, तो फिर बेटा ये बता कि तूने पढ़ा क्या है फिर? पर्सनली मत लियो, मैं एक बात कर रहा हूँ कि यू सेट के सर मुझे सीए फाउंडेशन का सेल ऑफ गुड्स एक्ट बड़े अच्छे से आता है, क्या मैं चलती क्लास में आ जाऊं? मैंने कहा हाँ हाँ आ जा, नया टॉपिक मुझे कराना है, आ जाइयो। लेकिन यू सेट मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। इवन देन यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर।
गड़बड़ है ये तो। अब मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको इस क्लास से बाहर होके पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट का स्टार्टिंग से देखना चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि आपको आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आता तो है नहीं, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा पूछा और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे इजी क्वेश्चन आप ही के लिए उठाया आज, कि चलो ये बच्ची कह रही है कि मेरे को आता है, मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊंगी, पर ये गलत है बेटा। चलो अब इसका आंसर सुन लो पहले, उसके बाद डिसाइड करना क्या करना। देखो जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में ना ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, मतलब ए टू बी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। ओनरशिप ना 3 केसेस में ट्रांसफर होती है, याद रखिएगा। ओनरशिप 3 केसेस में ट्रांसफर होती है। गुड्स केप्ट बाय बायर टिल लैप्स ऑफ टाइम, गुड्स केप्ट बाय बायर टिल लैप्स ऑफ टाइम। ए ने जब बी को घोड़ा दिया था और बोला था ठीक है 10 जनवरी तक तो बता दियो तूने क्या करना है, अगर 11 जनवरी हो जाती और घोड़ा ए के पास वापस नहीं आता तो क्या ए प्रिज्यूम कर लेता कि घोड़ा बिक गया? बोलो हाँ या ना। जब ए ने बी को घोड़ा दिया और बोला सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 10 जनवरी तक, अब 10 जनवरी रात के 12 बज गए और अगले दिन 11 जनवरी हुई और अभी तक ए के पास घोड़ा नहीं आया, तो ए ये प्रिज्यूम कर सकता था कि हाँ भाई गुड्स सोल्ड आउट हो गए। ये तो हो गया पहला तरीका मानने का, जब ए से बी पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है, बायर हैज इंटीमेटेड सेलर अबाउट हिज एक्सेप्टेंस। अगर बायर खुद ए को, बी खुद ए को बता देता 4 तारीख को, 5 तारीख को, 3 तारीख को कि भाई घोड़ा मैंने खरीद लिया, मुझे बड़ा पसंद आ गया, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती। बोलो जी, क्या तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती अगर खुद बी ए को कन्वे कर देता, कम्युनिकेट कर देता? यस सर। तो अगर बी ने 10 तारीख तक घोड़ा अपने पास रखा और वापस नहीं दिया तो 11 तारीख को ए प्रिज्यूम कर लेगा कि बी ने खरीद लिया, या बी ने खुद ए को कम्युनिकेट कर दिया 2 तारीख को, 3 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को कि घोड़ा मेरा, तो भी ए मान लेता कि हाँ जी घोड़ा बिक गया। और तीसरा पॉइंट आता है, बायर हैड ऑफर्ड द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल। जिसको हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया था, अगर वो आगे किसी और को ऑफर करता है तो जिस दिन उसने ऑफर किया उस दिन हम मानेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही बी ने आगे सी को ऑफर किया 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी को जैसे ही बी ने ऑफर किया, इसका मतलब ओनरशिप ए से बी पे ट्रांसफर हो गई। कब ट्रांसफर हुई? कब ट्रांसफर हुई? ओनरशिप ट्रांसफर्ड ऑन, ट्रांसफर्ड टू बी ऑन 4th जनवरी। ये बात समझ आई? देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेल शैल बी डीम टू बी टेकन प्लेस इफ, सेल कब मान ली जाएगी? इफ गुड्स केप्ट बाय बायर टिल लैप्स ऑफ टाइम, 10 तारीख तक बी अपने पास रखता। बायर हैज इंटीमेटेड सेलर अबाउट हिज एक्सेप्टेंस, बायर ने बी ने ए को बोला 2 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को कि मैंने गुड्स रख लिए। बायर हैड ऑफर्ड द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल, और जैसे ही बी ए ने बी को दिए थे, बी ने आगे सी को ऑफर किए, तो जिस दिन बी ने सी को ऑफर किया उस दिन बी मालिक माना जाएगा और उस दिन ही मान लिया जाएगा कि गुड सोल्ड आउट हो गए हैं। ऐसे ही सी ने आगे डी को कब दिए? 7 तारीख को दिए। सी ने आगे डी को 7 तारीख को दिए, तो क्या मान लिया जाएगा कि सी ओनर कब बना? क्या मान लिया जाएगा कि सी बिकम्स ओनर ऑन 7th जनवरी। सी बिकम्स ओनर ऑन 7th जनवरी। सी ने 10 तारीख तक अपने पास नहीं रखे, सी ने कम्युनिकेट भी नहीं किया, लेकिन सी ने सब्सिक्वेंट सेल करने की कोशिश करी। यहां पर कह रहा है बायर हैड ऑफर्ड द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल, तो जैसे ही सी ने डी को ऑफर किया, जैसे ए ने बी को दिए थे, बी ने सी को ऑफर किए थे, तो बी ओनर बन गया था। ऐसे ही सी ने डी को ऑफर किए तो सी ओनर बन गया। अब डी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ना तो 10 तारीख खत्म हुई है अभी, ना ही डी ने कम्युनिकेट किया सी को कि मैंने खरीद लिया, और ना ही डी ने आगे बेचे हैं, राइट? तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब डी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सी डी को ओनर माने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि लास्ट में ओनर कौन है? सी है। तो हु इज गोइंग टू बियर द लॉस? सी विल बियर द लॉस। कितने लोगों को कहानी समझ आई है?
बोलो जी, बोलो जी। डन, राइट। अब यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि क्या कोई सिक्योरिटी वगैरह देंगे बायर बायर सेलर को? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कार्तिक के साथ जो आप बोल रहे हो सब मन गढ़ंत कहानी है आपकी। इसका लॉ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, डन। तो कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि सी विल बियर दी लॉस? अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो भाई ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे ए बोलते हैं और 1% बच्चे बी बोलते हैं। सी पे तो किसी का ख्याल भी नहीं आता। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 99% बच्चे ए बोलते हैं और 1% बच्चे बी बोलते हैं। मेरे को जो ए बोल रहे हैं उनसे कोई नाराजगी नहीं है कि चलो उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन जो बी बोल रहे हैं ना 1% बच्चे, मुझे उनसे नाराजगी है कि भाई तुम बी क्या सोच के बोल रहे हो, और अगर तुम बी जो सोच के बोल रहे हो वही सेम चीज तुम फिर सी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? भाई जिसे कॉन्सेप्ट नहीं आता उसने ए बोला, चलो ठीक है, 99% बच्चों ने गलत दिया। जिस 1% बच्चे ने अपना दिमाग लगा के बी बोला, उसने क्या सोच के बी बोला? और अगर बी उसने कुछ सोचा बी के बारे में तो वही सेम चीज सी के बारे में क्यों नहीं सोची? क्योंकि हुआ तो सी के साथ भी सेम वही है। यस और नो? बोलो जी। हाँ सर, तो ये वाली बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती है। इसको हम बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी का जो हमारा क्वेश्चन है ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिखता बड़ा छोटा सा है पर ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो आप एक चीज समझो कि डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरली आप अपनी गुड्स का पोजेशन सामने वाले को दे रहे हो। बोलो हाँ या ना? डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आप वॉलंटरली अपने गुड्स का पोजेशन सामने वाले को दे रहे हो। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज डिलीवरी। सही कह रहा हूं बेटा? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन इज नोन एज डिलीवरी। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को वॉलंटरली गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो फिर उसको डिलीवरी बोला जाता है। वैसे तो डिलीवरी बहुत सारे सिनेरियोज में होती है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो हम यहाँ डिलीवरी को सेल से जोड़ के पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? अदरवाइज तो डिलीवरी बहुत सारे रीजंस में होती है। भाई आप कोट पैंट को, अपने ब्लेजर सूट को ड्राई क्लीन कराने गए आप ड्राई क्लीनर के पास। अब आपने उसे कोट पैंट दिया, डिलीवर किया, उसने कहा 2 दिन बाद दे दूंगा, उसने साफ करके 2 दिन बाद दे दिया। तो यहाँ पर आपने पहले उसको डिलीवर किया था, उसने फिर आपको डिलीवर किया था, दोनों ही वॉलेंट्री ट्रांसफर थे। लेकिन हम यहाँ उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो डिलीवरी को सेल से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कोई सेल नहीं हुई। कितने लोगों को बात क्लियर है बेटा? हमारा फोकस किस पे है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे है। तो मतलब हम डिलीवरी को किससे कनेक्ट करेंगे? हम डिलीवरी को सेल से कनेक्ट करेंगे। यस सर, एब्सोल्युटली, ये बात समझ आती है। तो कहता है सर जब आप गुड्स के सेल की बात करते हो ना, तो उस टाइम पर डिलीवरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बड़े ध्यान से सुनेगा प्लीज। एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि ए ने बी को एक्चुअली गुड्स डिलीवर किए हैं, रियल गुड्स डिलीवर किए हैं, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। जबकि जब आपने सामने वाले को एक्चुअल गुड्स नहीं दिए, लेकिन आपने उसका एक सिंबल दे दिया, आपने एक्चुअल गुड्स नहीं दिए, आपने उसका एक सिंबल दे दिया, तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल गुड्स दिए, जो गुड्स है वो दिए। सिंबॉलिक डिलीवरी, आपने एक्चुअल गुड्स नहीं दिया, उसका एक सिंबल दे दिया। अब ना बहुत सारे लोग पैन इंडिया लेवल पे जब पढ़ाते हैं ना, तो वो ना एक एग्जाम्पल देते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेटा देखो ऐसा है, मान लो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और हमने ना किसी से गाड़ी खरीदी, किसी ने हमें गाड़ी बेची। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि सामने वाले को जब हमने गाड़ी बेची तो हमने डिलीवर कर दी है।
तो हमने उसके घर की बेल मारी, जैसे उसने दरवाजा खोला सामने गाड़ी थी, तो हमने कहा दिस कार इज योर्स, सर ये गाड़ी आपकी है। तो बेटा ये एक्चुअल डिलीवरी है। जबकि सामने वाला ऊपर रहता है 10वें माले पे, 10th फ्लोर पे। अब 10th फ्लोर पे गाड़ी तो जाएगी नहीं, हम जाते हैं लिफ्ट से, लिफ्ट का वो बेल मारते हैं, उनकी डोर बेल, वो बाहर आते हैं, हम चाबी देते हैं, सर दिस कार इज डिलीवर्ड टू यू। तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी। ऐसे करके ना बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि पहले केस में हमने आपको एक्चुअल गाड़ी दी, दूसरे केस में हमने आपको गाड़ी का सिंबल दिया, मतलब चाबी दी, तो वो चाबी दी तो वो गाड़ी का सिंबल है, इसीलिए वो भी डिलीवरी माना जाएगा, लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है, जीरो है, नथिंग लाइक दैट। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है समझिएगा। एक्चुअल डिलीवरी तो ठीक है कि आप गुड्स को डिलीवर करें, लेकिन आप वो चाबी दे रहे हो ना, तो भाई वो चाबी भी जो है ना, वो भी एक्चुअल डिलीवरी है, वो चाबी भी एक्चुअल डिलीवरी ही है। मेरी बात समझ आ रही है? आप उन गुड्स की आप उन गुड्स की जो भी मेन की है उस गाड़ी की वो दे रहे हो, तो वो एक्चुअल डिलीवरी है। सिंबॉलिक कैसे? सिंबॉलिक का मतलब कुछ और होता है। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि आपने वो चीज नहीं दी, आपने उस चीज की जगह कोई उसका सिंबल दे दिया। मतलब आपने देखा होगा आजकल लोग गाड़ी खरीदते हैं तो वो बड़ी वाली चाबी होती है जिससे वो फोटो खिंचवाते हैं, होता है ऐसा? बड़ी वाली चाबी होती है जिससे फोटो खिंचवाते हैं, राइट? अब मेरे को एक बात समझना, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने कभी ना कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। आज के टाइम में क्या होता है, केबीसी के अंदर ना वो पेमेंट ऑनलाइन जाती है ना, वो एक्सिस बैंक से या कैसे। पहले वाले एपिसोड याद है? बच्चन साहब चेक लिखते थे, और चेक लिखते थे बच्चन साहब, और वो देते थे सामने वाले को, और सामने वाला देखता था। बच्चन साहब कहते थे कि लेकिन हम ये देंगे नहीं, हम देंगे नहीं, हम चाहते हैं कि अभी आप और खेलें। ऐसा होता था आगे, है ना? आप जिस पड़ाव पे हैं, अब आपको कोई नुकसान तो है नहीं, पर हम चाहते हैं कि अभी आप और खेलें, इसलिए छू लो चेक, चेक को छू के वापस दे दो। कितने लोगों को याद आ रही है कहानी? तो वो जो बच्चन साहब केबीसी में चेक देते थे और आप चेक को छू के वापस दे देते थे, तो याद करो क्या वो जेन्युइन चेक होता था, हाँ या ना? क्या वो जो चेक होता था, क्या वो जेन्युइन चेक होता था? वो बिल्कुल जेन्युइन चेक होता था। बच्चन साहब साइन करते थे, चेकबुक जेन्युइन थी, आपका नाम बकायदा भर के देते थे। लेकिन जब आपको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिलती है, और तब आपको चेक मिलता है, जब आप क्रिकेट वगैरह में देखते हो, तो वो बड़ा वाला चेक आपको देते हैं ना, बड़ा वाला, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई हमने इसको इतने पैसे दिए हैं। तो बच्चन साहब वाला जो चेक है या क्रिकेट मैच में जो चेक मिल रहा है, दोनों में फर्क दिखता है आपको? जो बच्चन साहब वाला चेक है वो एक्चुअल डिलीवरी है, जो क्रिकेट मैच वाला है वो सिंबॉलिक डिलीवरी है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बोलो, बोलो जी। जो बच्चन साहब वाला है वो एक्चुअल है, हालांकि ये गुड्स नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि चेक गुड्स नहीं होते, पर मैं आपको एक्चुअल और सिंबॉलिक का मतलब समझा रहा था। तो गाड़ी दी या गाड़ी की चाबियां दी, भाई वो एक्चुअल ही है। मेरी बात समझ आ रही है? गाड़ी दी या गाड़ी की चाबी दी, वो एक्चुअल डिलीवरी ही है। क्लियर है ना? राइट? वो एक्चुअल डिलीवरी ही है, लेकिन हाँ, वो बड़ी वाली चाबी दी, अपने बड़ा वाला चेक दिया, वो सिंबॉलिक डिलीवरी होता है। ठीक है? अब एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है डीम्ड डिलीवरी। मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हुए हैं, मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हुए हैं, ठीक है जी। इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी। समझ आ रही है बात? इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे वो है, क्या नाम है आपके, त्योहार आते हैं जब मेरे को ना क्लाइंट्स से गिफ्ट आते हैं, ठीक है? मेरे को क्लाइंट से गिफ्ट आते हैं जब दिवाली वगैरह आती है, तो क्लाइंट्स गिफ्ट जब भिजवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, हल्दीराम से लेके सुधीर पावर से लेके, अभी तो मैंने दोबारा परफेक्टी का काम शुरू कर दिया, बीच में छोड़ दिया था मैंने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, डीएस ग्रुप हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा शायद, एक एक सीडी आया करती थी, मोजर बियर की सीडी, याद है? मोजर बियर करके कंपनी आती थी सीडी डीवीडी की,
वो उनसे मेरा बड़ा प्रेम प्यार था, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई। बट आज तक मेरे दिवाली में गिफ्ट जरूर आते हैं। और परफेक्टी कंपनी जो एल्पेनलीबे वाली, सेंटर फ्रेश वाली, डीएस ग्रुप पल्स टॉफी वाली, सुधीर पावर जो जनरेटर्स बनाती है, हल्दीराम आप जानते हो, तो इनसे ना दिवाली पे गिफ्ट आते हैं। हल्दीराम से नहीं आते, बाकी सबसे आते हैं। तो भारत पब्लिकेशन से आते हैं, लेक्सिस नेक्सिस से आते हैं। तो कुछ जिनसे मेरा बड़ा प्रेम प्यार है वो मेरे घर पे डिलीवर करते हैं, और कुछ जिनसे नॉर्मल बिजनेस रिलेशन है वो मेरे ऑफिस में डिलीवर करते हैं, ठीक है जी। एंड कुछ जिनसे सुपर प्रेम प्यार है उनसे मेरे को पर्सनली मिलना होता है, और वो पर्सनली ही मिलते हैं। डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली मिलते हैं, जैसे कि मोजर बियर का डायरेक्टर हो गया, या भारत लॉ हाउस, भारत पब्लिकेशंस के एमडी हो गए, दोनों ब्रदर्स। ये लोग जो है, ये दोनों के दोनों मेरे को वो मतलब पर्सनली ही मिलते हैं। कभी ये आ जाते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ, कभी हम बाहर डिनर कर लेते हैं। तो अच्छा प्रेम प्यार है मेरा इनसे। लेकिन इनके अलावा अगर बाकियों की बात करें तो उनका ड्राइवर आता है, उनका ड्राइवर गाड़ी में गुड्स रखे होते हैं, गिफ्ट रखे होते हैं बेसिकली। वो आता है, मान लो घर पे आ गया या ऑफिस में आ गया, तो मान लो घर पे आया तो बेल मारता है, जी अमित वोरा जी, हाँ जी अमित वोरा जी का घर है जी, एक्चुअली मैं ना फलानी कंपनी से आया हूँ, मुझे सो एंड सो डायरेक्टर ने भेजा है, तो सर के लिए ना दिवाली गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा जी ये लो, ठीक है सर बैठो। ड्राइवर होता है, अच्छा बैठो, चाय कॉफी कुछ, नहीं नहीं मैं जल्दी में हूँ, अच्छा जी ये लो पानी लो, ठीक है जी। तो मेरा जो स्टाफ है अंदर, अंजू दीदी है, उनको बोल रखा है कि कोई भी आए उसको 200 रुपये दे देना, वो 200 रुपये दे देती है। अच्छा जी थैंक यू शुक्रिया, चलो जी बाय, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जब वो ड्राइवर शाम को अपने मालिक के पास वापस वापस पहुंचता होगा, तो मालिक ने वो लिस्ट दी होती है उसको कि भाई तूने आज ये 10 लोगों को देना है, और ये एड्रेस इनका ये है, ठीक है। कहना ही से कि वो जाता होगा अगले दिन तो वो दिखाता होगा, सर ये आपने लिस्ट दी थी, ये 10 लोगों को मैंने दे दिया, हाँ या ना, यही करता होगा कि इन 10 लोगों को मैंने दे दिया। तो जब ओनर देखता होगा, जो डायरेक्टर है कंपनी का, वो देखता होगा कि भाई अमित वोरा के नाम के आगे टिक लगा, तो वो क्या प्रिज्यूम करेगा, वो मानेगा कि अमित वोरा को गुड्स डिलीवर हो गए, अमित वोरा को गिफ्ट डिलीवर हो गए, यही मानेगा ना वो, यही मानेगा, बोलो हाँ या ना, राइट। लेकिन अगर हम रियलिटी चेक करें, रियलिटी, तो उस डायरेक्टर ने ड्राइवर को एक्चुअल डिलीवरी करी, बोलो हाँ या ना। उस ड्राइवर ने, उस डायरेक्टर ने ड्राइवर को जब गुड्स दिए होंगे तो एक्चुअल डिलीवरी करी। ड्राइवर ने अंजू दीदी को एक्चुअल डिलीवरी करी। अंजू दीदी ने मेरी वाइफ को या मुझे एक्चुअल डिलीवरी करी कि भैया ये सामान आया कोई। तो एक्चुअल डिलीवरी 3 हैंड से हुई, लेकिन इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी फ्रॉम दैट डायरेक्टर टू अमित वोरा, बोलो हाँ या ना, बोलो जी। इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी फ्रॉम दैट डायरेक्टर टू अमित वोरा, क्लियर है जी। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, याद रहेगा सबको, बोलो जी। तो ये हुई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी कहाँ से हुई, डायरेक्टर से ड्राइवर, ड्राइवर से अंजू दीदी, अंजू दीदी से मुझे। लेकिन एक्चुअल में ये एक्चुअल डिलीवरी तीन तीन बार हुई। लेकिन अगर हम बात करें तो जो हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, वो जब वो डायरेक्टर ने देखा टिक लगा हुआ, तो वो प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई अमित वोरा के पास गुड्स पहुंच गए, राइट। अच्छा अब एक चीज और बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मेरा ना एक नेचर है, मेरा नेचर क्या है, मेरे को ना चीजों से प्यार नहीं है। मेरे को ना दो चीजें पता है कि जो काम पैसों से होता है ना, उसके लिए किसी अपने को तंग नहीं करना चाहिए, पहली बात। जो भी काम पैसों से होता है, अपने किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैं किसी को किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलता। आई नेवर से नो टू एनीवन। मैं किसी को भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलता, मेरी आदत ही नहीं है ना बोलने की। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी नई नई शादी हुई तो कभी कभी जैसे सर दर्द हो रहा है, तो मैंने एक आध बार वाइफ को बोला कि मेरा सर दबा दे, तो उसने मेरा सर दबाया। उसके बाद ना थोड़ा सर ज्यादा दर्द होता रहा, काम की टेंशन, प्रेशर, सक्सेसफुल बनना है ना, जितना बड़ा सर उतना बड़ा सर दर्द, सिंपल सी बात है। तो 2-3 बार मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये तो मेरा रोज का ही काम हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता।
तो मैंने ना एक मेरे घर के पास ही बिल्कुल नीचे ही 2 गली छोड़ के एक नाई की दुकान होती थी। मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाता था और रात को 10:30 बजे घर आता था। तो जब मैं आता था तो उस टाइम पर मैं उस नाई के पास जाता था, बाइक होती थी तब मेरे पास, तो मैं, गाड़ी भी थी लेकिन काम नहीं हो पाता था गाड़ी पे, तो बाइक पहले उसकी दुकान पे खड़ी करता था, फिर वहां खड़ी करके पहले हेड मसाज कराता था और फिर उसके बाद मैं घर जाता था। ठीक है, और ये रोज का हो गया, महीने का मैंने उसके साथ फिक्स कर लिया। फिर उसके बाद कई सालों के बाद मैंने एक बैच पढ़ाया कहीं पर, और जहां पढ़ाया वो सीए का बैच था, सीए इंटर का। वो बच्चे यार बड़े ही गंदे थे, आज तक वो बैच भूलता ही नहीं मेरे को। तो उस सेंटर के नीचे जहां मैं पढ़ाने जाता था, साथ में नाई की दुकान थी। मैंने उसके साथ महीना बांट लिया, मैंने कहा देख भाई, जब तक मेरा ये बैच चलेगा ना तब तक तेरे हाथ चलेंगे। और 4 महीने मैंने वो काम किया। ऐसा ही कुछ थोड़े दिन पहले सी सीट के बैच के साथ हुआ। जो लास्ट बैच था सी सीट का, उसने मेरी चीखें निकलवा दी। कुछ कुछ होता ना, देखो 20 साल में मुझे 2 बैच याद है, 20 साल में 2 बैच याद है, एक पिछला सी सीट वाला और एक 8-9 साल पहले इंटर वाला। तो अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अब हुआ क्या कि अभी जैसे 1-2 दिन पहले आपको पता है, मतलब मैं जब रिजल्ट आया तब से ना बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, है ना, तब से बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, सुपर टायर्ड हूँ। जब से रिजल्ट आया आपको मेरी शक्ल में चेंज दिख गया होगा कि यार ये बंदा ना सो नहीं रहा ढंग से, क्योंकि इतने सारे कॉल्स विजिट्स प्रेशर रहता है ना। परसों मैं इतना ज्यादा थक गया था कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मेरे को ना नींद आ रही है और मैं रात को क्लास ही नहीं ले पाऊंगा डायरेक्टर्स वाली। मैंने कहा हाथ जोड़ के कल ले लूं, कल 2 ले लूंगा, है ना। मैं बिल्कुल थका हुआ था। मैं गया नाई के पास, मैंने कहा भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दबाओ, हेड मसाज दो। उस नाई की दुकान में ना 6 लोग थे, मैंने 6 से अलग अलग मसाज कराई पता, और 6 लोगों की पेमेंट मैंने उसको करी। एक बंदा 15 मिनट करता है, तो 15 मिनट इंटू 6, तो भाई 90 मिनट हेड मसाज हुई मेरी। हर बंदा कर रहा है अलग अलग। और फिर मैं आके पैसे दिए और मैं चुपचाप से आके सो गया, मेरे को पता भी नहीं चला मैं कहाँ गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई काम पैसों से होता है ना तो उसको अपनों के तंग मत करो पैसे बचाने के लिए। प्रसन्न यार 1 मिनट आना, तू दबा दे 10 मिनट, ऐसा नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए। जो काम पैसों से होता है ना उसके लिए अपनों को तंग नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास एम्पल पैसे हैं तो। ये तो ही पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात क्या है कि ना, मान लो मेरी कोई चीज है, वो मेरे किसी अपने को पसंद आ गई, ठीक है, तो मैं ना उनको वो चीज दे देता हूँ। मेरे अपने को अगर कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो मैं दे देता हूँ। जैसे मैं अभी सिडनी गया था लास्ट क्वार्टर में, तो वहां पर मेरे एक रिलेटिव थे, तो मैंने एक चश्मा पहना था, उन्हें बड़ा पसंद आया। मैं हालांकि उनके लिए दूसरा चश्मा एक गिफ्ट लेके गया था, उन्होंने कहा वो तो अच्छा ही है, ये वाला बड़ा अच्छा है जो तूने पहना। मैं कहा लो जी। एक टोपी पहनी थी, किसी और को पसंद आई, यार तेरी कैप बड़ी अच्छी लग रही है, मैं कहा लो जी। जीजा जी मेरे कई बार आते हैं, जो चीज पसंद आती है मैं कहता हूँ ले लो जी। तो अब मेरा एक सवाल है कि जब मैं गया किसी के घर सिडनी, और मैं वहां पर उनके लिए एक शेड्स लेके गया, मैं एक शेड्स लेके गया, और वो शेड्स जो मैं लेके गया वो सामने वाले को वो तो पसंद आया है, लेकिन जो मैंने पहना हुआ था वो भी उनको बड़ा पसंद आया। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब वो भी उनको बड़ा पसंद आया और मैंने कहा ये लो जी आप ले लो, ये लो जी आप ले लो, तो उस केस के अंदर ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरे रिलेटिव है, ये सिडनी की फोटो है उनकी। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा यार वो अच्छा लग रहा है, तो मैं एयरपोर्ट पे वापस जाते उनको दे दिया, ये चश्मा उन्होंने पहना हुआ है। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरे को जाते हुए बोला कि यार तेरा चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला, तो मैंने कहा जी ये लो। तो क्या ये एक्चुअल डिलीवरी हुई? क्या ये एक्चुअल डिलीवरी हुई? जब मैंने अपना उतार के उनको दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी हुई, राइट? बोलो जी हाँ या ना। यस सर, एक्चुअल डिलीवरी हुई। लेकिन अब हुआ क्या, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे जीजा जी और सिस्टर जो है वो आए घर पे, ठीक है। अब जब जीजा जी और सिस्टर घर पे आए तो उनको कहीं फंक्शन पे जाना होगा, तो जीजा जी ने मेरी कोई वॉच पहन ली, ठीक है। मेरे पास है बड़ी सारी चीजें, आप मेरा घर कभी देखोगे
तो वो लगा हुआ सब कुछ, ये घड़ियां, ये चश्मे, ये जूते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो वॉच पहन ली फंक्शन पे जाने के लिए। अच्छा, फंक्शन से वो रहते हैं करनाल, वो आए थे यहाँ पर फंक्शन अटेंड करने। फंक्शन था दिल्ली बाईपास करनाल के रास्ते में ही। वहां से उन्होंने वापस आना था, पर वो आए नहीं, वो आगे ही निकल गए। ठीक है, घर ही निकल गए। अब घड़ी उनके पास थी, घड़ी उनके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरी जो वॉच है वो उनके पास है। 3-4 दिन के बाद सिस्टर का फोन आया, कहती है यार वो वॉच तो तेरी हमारे पास ही रह गई। मैंने कहा तू क्या हो गया, ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना तू कहीं जा रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, रख ले, दवाई की दे दियो, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ऐसी फोन वोन आया। मैं अपनी सिस्टर से बात करता रहता हूँ, कम करता हूँ लेकिन करता हूँ। तो फिर मैंने उसको, उससे बात हुई तो मेरी सिस्टर कहती है कि ना, मैंने कहा कब आ रहे हो, कहती है जब तू कहेगा तब आ जाएंगे। तो कहती है कोई खास काम, मैंने कहा नहीं कोई खास काम नहीं। कह रही है अच्छा तेरे को एक बात बतानी थी, वो जो घड़ी है ना तेरी, इनको बड़ी पसंद आई, ये 2 दिन ऑफिस पहन के गए और लोगों को ना बड़ी अच्छी लगी, 2-4 लोगों ने तारीफ कर दी। तो मैंने कहा रख ले घड़ी। कह रही नहीं नहीं पागल है, तेरी घड़ी है। मैं कहा फॉर्मेलिटी नहीं हुआ, तूने इसलिए बोला ना, रख ले यार, क्यों ड्रामा कर रही है, रख ले चल। अब इस केस के अंदर फिर मेरे को कहती है अच्छा थैंक यू भाई। फिर मेरे को बोलती है अच्छा थैंक यू भाई। वो छोटी है मेरे से, राइट है उसका। अब मेरा सवाल यह है कि इस केस में क्या मैंने घड़ी एक्चुअली गिफ्ट, एक्चुअली डिलीवर करी? क्या मैंने घड़ी एक्चुअली डिलीवर करी? क्या मैंने घड़ी एक्चुअली डिलीवर करी? नहीं करी। लेकिन मेरी बात को सुनेगा जो मैं कह रहा हूं, मैंने घड़ी एक्चुअली डिलीवर नहीं करी। एंड जब तक मैंने वो नहीं कहा कि अच्छा रख ले, तब तक वो बेलमेंट है। याद करो मैंने बेलमेंट बताया था इसी चैप्टर में। वो बेलमेंट है, वो बेली है, मैं बेलर हूँ, ओनर भी मैं ही हूँ। सिर्फ गुड्स दिए एक पर्पस के लिए, उस पर्पस के बाद उन्हें वो गुड्स मुझे वापस करने थे। लेकिन जब मैंने कहा कि छड़ यार रख ले, तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी बाय अमित वोरा टू जीजाजी। समझ आ रही है बात? इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी। इसको कंस्ट्रक्टिव मानेंगे, हालांकि डिलीवरी तो हुई नहीं है, वो तो पहले ही हो गई थी। लेकिन पहले एक्चुअल डिलीवरी हुई थी एज बेली, कि ठीक है भाई यूज करना, पहन के दे देना। लेकिन उसके बाद जब उसको पसंद आई, सिस्टर ने बोला, तो मैंने सिस्टर को अगर रख ले, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और उसके बाद जब बात हुई ऐसी मेरी वाइफ के साथ, कहती यार आपकी एक वॉच मिसिंग है। मैंने कहा यार वो जीआई ने पहनी थी। कहती हाँ मैं भूल गया। अच्छा वो आएंगे तो ले आएंगे ये बॉक्स। मैं कहा ये बॉक्स बुक चोर, वो आएंगे तो बॉक्स भी दे दियो। कहती क्यों? मैं कहा मैंने उनको दे दिया, अच्छी लग रही थी। कह रही अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने एक्चुअल डिलीवरी नहीं की है, लेकिन मैंने कह दिया कि हाँ यार रख लो, चीज तुम्हारी होगी, तो इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और फॉर द पर्पस ऑफ सेल कह लो, फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्ट कह लो, जो भी आपने कहना कह लो। अब आप एक चीज समझना, इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किससे करना है? इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है इससे भी, इससे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से। अब एक चीज समझो, अगर बी, जो ए ने बी को घोड़ा दिया था 1 जनवरी को, 10 जनवरी तक बता दियो क्या करना है। एक्चुअल डिलीवरी तो 1 जनवरी को ही हो गई थी, सोचो हाँ या ना। एक्चुअल डिलीवरी तो 1 जनवरी को ही हो गई थी। लेकिन अगर 10 तारीख तक बी कुछ नहीं बोलता, 10 तारीख शाम हो जाती कुछ नहीं बोलता, क्या 11 तारीख को ए जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मान लेता? बोलो हाँ या ना। क्या 11 तारीख को ए जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मान लेता? यस सर, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए मैं आपको एक कहानी बता रहा था कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो डायरेक्टर ने ड्राइवर को दिया, ड्राइवर ने अंजू दीदी को, अंजू दीदी ने मेरे को, तो उसने मान लिया अम्मी जी को मिल गया, वो तो है ही है। उसके अलावा जब किसी के पास ऑलरेडी चीज पड़ी है और आप उस बंदे को बोलते हो कि हाँ यार ये रख ले, तेरी होगी, तो भी इट विल बी डीम्ड एज डिलीवरी। क्लियर है? अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज सोचो क्या होता? अदरवाइज ये होता कि भाई, अदरवाइज ये होता कि भाई जीजा जी वापस आते हैं, वापस आके वो घड़ी मुझे देते, और घड़ी मुझे देते तो सिस्टर बोलती कि बड़ी अच्छी लग रही है, मैं वापस दे देता। तो बात तो वही आ गई ना, सोचो हाँ या ना। बोलो जी, बात तो वही आ गई, राइट? बोलो। अब ये जितनी भी कोरियर सर्विसेज हैं, जोमेटो है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, इन सबको मैं, फूड डिलीवरी कंपनीज को भी मैं तो कोरियर कंपनी से बोलता हूँ, बस फर्क ये है कि फूड कोरियर करती है। बोलो हाँ या ना भाई। स्विगी जोमेटो भी तो कोरियर कंपनीज है, बस फूड कोरियर करती है, और क्या करती है? तो भाई ये जब फूड डिलीवर करती हैं, तो ये हमारे घर पे आते हैं, डिलीवर करते हैं, तो ये मान लेते हैं, जो फूड का रेस्टोरेंट का ओनर है वो मान लेता है कि भाई ये स्विगी का या जोमेटो का ड्राइवर आके ले गया, तो इसका मतलब गुड्स
डिलीवर हो गए, अब उनकी ड्यूटी आगे देना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल डिलीवरी किससे होती है, रेस्टोरेंट ओनर से, जोमेटो वाला जोमेटो से हमारे घर में अंजू दीदी को हो गई, ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि मेरे को ये खाने के लिए मंगवा दो, मेरी इतने बजे ब्रेक होगी तो मेरे सामने पड़ा हो। तो भाई वो रेस्टोरेंट वाला जोमेटो वाले को देता है, जोमेटो वाला मेरे ऑफिस स्टाफ को देता है, मेरा ऑफिस स्टाफ मेरे को देता है। तब ये 3 साइकिल में एक्चुअल डिलीवरी होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहाँ से होगी, जोमेटो टू अमित वोरा। मतलब वो जो रेस्टोरेंट ओनर है, जब उस पर ऑर्डर गया अमित वोरा का, तो रेस्टोरेंट ओनर टू अमित वोरा वो मान लेता है कि डिलीवरी हो गई है। सिंपल है जी, डन। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के 2 मीनिंग है, याद रखिएगा। और सिंबॉलिक डिलीवरी में वो चाबी देना नहीं आता, चाबी देना इज एक्चुअल डिलीवरी होनी। ओनली चाबी जो है वो उसका जो सिंबल आप देते हो बड़ा वाला, जो चेक का आप सिंबल देते हो, उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। कहता है अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी को डिलीवरी करते हो तो क्या, जब आप किसी को डिलीवरी करते हो तो डिलीवरी सामने वाला एक्सेप्ट भी करता है? बिल्कुल करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है एक्सेप्टेंस कब होगी, कहता है पोजेशन ऑफ बायर टिल लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। जो गुड्स है दे आर इन द पोजेशन ऑफ बायर टिल द लैप्स ऑफ टाइम। कहना इससे कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी यही था कि बी के पास पोजेशन है गुड्स का टिल द लैप्स ऑफ टाइम। बोलो हाँ या ना। क्या सेल ऑफ गुड्स में भी यही हो रहा था? भाई ए कब मानता कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया? हमने यही तो पढ़ा था कि ए कब मानेगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, जब बी के पास ही रहेंगे गुड्स टिल द लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि 10 जनवरी तक। इंटीमेशन फ्रॉम बायर, अगर सेलर ने बायर को माल डिलीवर किया और बायर इंटीमेट कर दे हाँ हाँ सर माल ठीक ठाक पहुंच गया मेरे पास, तो भी वो ये मान लेगा कि डिलीवरी एक्सेप्ट हो गई। बोलो हाँ या ना। पहली चीज, डिलीवरी कब एक्सेप्ट मान रहा है? पोजेशन ऑफ बायर टिल लैप्स ऑफ टाइम, बायर के पास पोजेशन है टिल द लैप्स ऑफ टाइम। दूसरा, इंटीमेशन फ्रॉम बायर, बायर से कोई इंटीमेशन आ गई सेलर के पास। तीसरा, बायर ने कोई ऐसा एक्ट किया विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर। ये दोनों पॉइंट्स तो सेम यही वाले हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सेल ऑन अप्रूवल वाले, लैप्स ऑफ टाइम या इंटीमेटेड अबाउट एक्सेप्टेंस, ये तो वो दोनों सेम हो गए। बोलो यस और नो। जो सेल ऑन अप्रूवल पे 2 पॉइंट थे, सेम वही है। देखो, पोजेशन टिल लैप्स ऑफ टाइम, गुड्स केप्ट बाय बायर टिल लैप्स ऑफ टाइम, इंटीमेशन फ्रॉम बायर, बायर हैज इंटीमेटेड सेलर अबाउट हिज एक्सेप्टेंस। तीसरा कह रहा है बायर्स एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, बायर ने कुछ ऐसा किया जिससे ये प्रूव होता है कि ए की ओनरशिप खत्म है और बी अपने आप को बायर मान रहा है। बायर ने कुछ ऐसा किया, he does an act inconsistent with the ownership of seller, यानी कि बायर ने कुछ ऐसा किया जिससे बायर ये प्रिज्यूम कर रहा है कि वो खुद ओनर है और ए की ओनरशिप खत्म। अब ये जो था कि बायर ने आगे किसी और को सब्सिक्वेंटली ऑफर किए, क्या बी का ये करना अपने आप में ये चीज दिखा रहा है कि बी मान रहा है कि वो ओनर है और ए की ओनरशिप खत्म? बोलो हाँ या ना। बायर हैड ऑफर्ड द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल, ये वाली चीज से दिख रहा है कि बायर ने कुछ ऐसा किया कि वो सेलर को अब ओनर मान ही नहीं रहा, वो सेलर को ओनर मान ही नहीं रहा। तो कितने लोगों को समझ आ रही है बात कि ये वाला जो पॉइंट था ये इससे डिराइव किया गया था? बोलो हाँ या ना। बायर हैड ऑफर्ड द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल, बी ने सी को ऑफर किए थे, सी ने डी को। ये होते ही क्यों एक्सेप्टेंस मान लेगा ए? बिकॉज बायर बी ने कुछ ऐसा किया जो इनकंसिस्टेंट है विद द ओनरशिप ऑफ ए, मतलब आपने आगे किसी और को बेचने की कोशिश की सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, तो ए मान लेगा कि हाँ जी गुड्स बी ने खरीद लिया और गुड्स बी को डिलीवर हो गए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से। मेरे फादर साहब ना, उनकी एज है अभी शायद 62 के आसपास, 61 है, 1963 बॉर्न है ना, तो 61 की एज है। तो 61 की एज है पापा की, या 61 62। उनको ना 10 साल हो गए काम छोड़े हुए। ही इज नॉट वर्किंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से वो काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा ही हो गए होंगे, 10-12 साल हो गए होंगे, 12 साल मान लो। और उससे पहले जब वो काम करते थे ना, तो उन्होंने बड़ा सारा काम किया। उनका टेंट हाउस का काम भी था, उनका बिल्डिंग मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम भी था, उनकी फैक्ट्री भी थी, स्टील की फैक्ट्री थी अपनी एक। तो बड़े सारे मल्टीपल एक्टिविटीज करते थे। और फिर जब एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना जिंदगी में, तो फिर ना वो जल्दी थक भी जाता है, फिर उसको लगता है यार बहुत कर लिया। ऐसा बंदा ना रिटायरमेंट भी जल्दी ले लेता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि रिटायरमेंट होनी नहीं चाहिए। रिटायर आदमी क्या करेगा सारा दिन खाली बैठ के ना।
तो ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पर होता क्या था, हमारे पास ट्रक्स भी, हमारी बसेस भी चला करती थी, ट्रक्स भी होते थे हमारे पास, क्योंकि ट्रकों पे तो माल जाएगा ना, टेंट हाउस का माल ट्रकों पे जाएगा, बाकी सारा माल जो है जो कंस्ट्रक्शन का वो भी ट्रक और ट्रैक्टर पे जाएगा। तो मैंने ना बचपन में सब चलाया हुआ, ट्रक ट्रैक्टर ये वो सब। तो अब होता क्या था, अगर आपने शादियों में सुना हो कभी या देखा हो, तो शादियों में क्या होता है कि भाई अगर शादियां हैं तो 15 दिन लगातार शादियां हैं, और अगर तारा डूबा हुआ है तो 1.5 महीना कोई साया नहीं है, तो भाई साहब कुत्ता नहीं भौंक रहा उधर, कुछ है ही नहीं फंक्शन। ऐसा ही होता है शादियों में। क्या शादियों में ऐसा ही होता है? अगर है तो बहुत जबरदस्त फंक्शन है, नहीं है तो भाई साहब तारा डूबा हुआ है तो कोई शादी नहीं है, कोई साया नहीं है, तो कुछ है ही नहीं फंक्शन, राइट? तो जब जब शादियां होती थी बहुत ज्यादा, तो ड्राइवर होते थे। अब 2 ड्राइवर थे, 2 ट्रक थे। अब कभी इधर से इधर माल जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो ड्राइवर 4-4 5-5 रातें बेचारे जागते थे, और फिर 5 रातों के बाद उनकी बस हो जाती थी। लगातार 5 रातें जागना, और लगातार 5 रातें जागना, सोना नहीं और ट्रक चलाना, और उसके बाद बुखार चढ़ जाना और फिर बीमार हो जाना, और ये हर बार का होता था, हर बार का। लेकिन काम ही हमारा ऐसा था। अब कई बार क्या होता था कि अगर लेबर नहीं है, बीमार हो गया कोई, कुछ हो गया, कोई और ड्राइवर नहीं मिल रहा, तो पापा क्या करते थे, खुद ट्रक चला के छोड़ के आते थे। भाई काम तो काम है, करना तो है ही है ना। और कई बार ऐसा हुआ कि पापा भी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पापा भी नहीं सोए हैं 4-5 दिनों से, तो फिर मैं कहता था पापा मैं चला जाता हूँ। तो मेरे पास एक पंजाब से नकली लाइसेंस बनवाया, मैं 9th में था, 14 साल का था, गाड़ी ट्रक सब चला लेता था। तो मेरा पंजाब से 23 साल के लड़के का एक लाइसेंस उसके नाम से मेरा बना, और उसके अंदर तब हो जाता था ये सब, और उसके अंदर मेरी एज 23 साल दिखाएगी, और मेरे को HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिल गया। हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस जो था वो मेरे को मिल गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन पापा को कोई माल भेजना था, तो पापा कहते यार कोई है नहीं। मैंने कहा छोड़ो मैं चला जाता हूँ। तो वो ट्रक होता था, ट्रक टाटा 407 होता था, वो मैंने चलाया और मैं पहुंच गया। मैं उस टाइम पर मैं 10th में था। तो सामने वाला जिसकी फैक्ट्री में मैं माल लेके पहुंचा, वो स्टील वाली फैक्ट्री वाला माल था। वो सामने वाले की ना टीवी और रेडियो की फैक्ट्री थी, तो उसमें ना स्टील के छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, तो हम काट के भेजा करते थे। तो जब मैं उसकी फैक्ट्री में गया, तो जैसे ही मैं ट्रक से उतरा, तो उसने ओनर ने मेरे को देखा, कहता है अमित बेटा तू आया आज? मैंने कहा नहीं। तू कहाँ से, तूने कब से ये काम शुरू कर दिया? तू तो पापा के कहते हैं बड़ा पढ़ाई में अच्छा है तू। मैंने कहा नहीं सर, वो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए दैट इज व्हाई आई एम हियर। और मैं ना शुरू से ही इंग्लिश में ठीक था, तो आई यूज्ड टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश ओनली। तो मैंने कहा, कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? मैंने कहा नथिंग मच सर। अच्छा कोल्ड ड्रिंक तो लेगा। तो मैं बैठ गया वहां पे। अब जब मैं वहां बैठा हूँ, मैं ट्रक में माल लेके गया हूँ, मैं नीचे उतरा हूँ, और मैं वहां उनकी फैक्ट्री पे, और मैं उनके साथ, ओनर के साथ बैठा हूँ। ओनर पापा से थोड़े 10 साल छोटे, मेरे से थोड़े 10 साल बड़े, तो मिड एज में है। तो ओनर ने क्या किया, ओनर ने अपनी लेबर को आवाज मारी। तो लेबर को आवाज मारी, छोटू फटाफट से ट्रक से माल उतारो और मशीनों पे लगाओ। फटाफट से ट्रक से माल उतारो और मशीनों पे लगाओ। तो जब ये बात उसने बोली, तो क्या मैं इसको मान लूं कि गुड्स डिलीवर हो गए और एक्सेप्ट भी हो गए? डिलीवर तो तभी हो गए जब मैं पहुंचा लेके, डिलीवर तो तभी हो गए जब मैं लेकर पहुंचा। क्या मैं इसको एक्सेप्टेंस में मान लूं जब उसने कहा कि छोटू माल उतारो फटाफट मशीनों पे लगाओ? क्यों मान लूं मैं इसको? बिकॉज ही डिड समथिंग, बायर्स एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर। उसने कुछ ऐसा किया जिससे ऐसा लगा कि भाई मेरी अब ओनरशिप है ही नहीं, उसी की ओनरशिप होगी। बोलो हाँ या ना? छोटू फटाफट से माल उतारो मशीनों पे लगाओ, तो इसका मतलब है कि ही डिड एन एक्ट जो मेरी ओनरशिप के अगेंस्ट है, और अब ऐसा लग रहा है कि वो ओनर बन गए हैं, उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। कितने लोगों को बात समझ आती है बेटा? बोलो जी। राइट, सिंपल है। यस सर। तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, कहता है सर कुछ ना रूल्स होते हैं रिगार्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है सर? सबसे पहले तो सेलर जो है ना, वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं होता। जो बेसिक रूल है, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर गुड्स। सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। वो अपनी मर्जी से करते अलग बात है, पर वो बाउंड नहीं होता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल, जितने रेस्टोरेंट वाले हैं, क्या वो गुड्स डिलीवर करते हैं आपको फूड, या जोमेटो करता है? ये बताओ, क्या वो करते हैं या जोमेटो करता है?
सर जोमेटो करता है, जोमेटो हमसे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है, या हमसे या उनसे, सेलर से, जो मर्जी कह लो आप। लेकिन फूड जो है वो जोमेटो डिलीवर करता है, सेलर नहीं करता। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर वालों के साथ कोई सामान लेने गए हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई कोई आपको पलंग चाहिए, कोई बेड चाहिए, कोई अलमीरा चाहिए, आप लेने गए हो, अलमीरा वाले की दुकान पे आप जाते हो और आप उसको पैसे वैसे देते हो, डिलीवर वो कहता है जी मैं रिक्शे वाले से आपकी बात करा देता हूँ, अपने आप बात कर लो, कितना प्राइस क्या, मैं बात करा देता हूँ, सामने करा। सेलर कभी भी डिलीवर नहीं कराता, वो आपको एक रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से मिलवा देता है, या एक ट्रक वाले से मिलवा देता है, टेम्पो वाले से, अपने आप बात कर लो। फिर वो कहता है जी 500 रुपये लूंगा, आप कहते हो बहुत ज्यादा है, अच्छा 200 दे देना, कितना कब आओगे। अब इस सारे केस के अंदर ना जो दुकानदार है वो उसकी लाइबिलिटी नहीं है, ना तो डिलीवर कराना, ना रास्ते में रिक्शा पलट गया तो भी उसकी लाइबिलिटी नहीं है। समझ आ रही है बात? भाई इसने अपना 20,000 रुपए का सोफा आपको बेच दिया, अब रास्ते में जा रहा था रिक्शे वाला, रिक्शे वाले को किसी और ने मार दिया, रिक्शा पलट गया, तो यहाँ पर रिस्क किसका है? यहाँ बायर का रिस्क है, क्योंकि सेल हो चुकी है। एंड वो रिक्शे वाला जो है वो बायर का एजेंट है, क्यों? क्योंकि सेलर इज नॉट बाउंड टू गेट द गुड्स बी डिलीवर्ड। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बोलो जी। तो पहला पॉइंट समझ आया कि सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर दी गुड्स। क्लियर है जी? डन। अब यहां पर एक सवाल आता है कि मैंने सेलर से 1000 यूनिट्स मांगी थी, ठीक है, मैंने ना सेलर से 1000 यूनिट्स मांगी थी कि ठीक है यार ये 1000 यूनिट्स भिजवा देना, ठीक है। अब सेलर ने 1200 यूनिट्स भिजवा दी, यानी कि लार्जर क्वांटिटी उसने डिलीवर कर दी। मैंने सेलर को बोला था मुझे 1000 यूनिट्स भिजवा देना, और सेलर ने मुझे ट्रक में 1200 यूनिट्स भिजवा दी। अब मेरे को तो 1000 यूनिट्स चाहिए थी, लेकिन उसने 1200 भिजवा दी। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या मैं 200 वापस छोड़ के 1000 उतरवा के बाकी 1000 की 1000 मेरी, बाकी 200 वापस कर दूं? ऐसा हो सकता है? बोलो हाँ या ना। ऐसा हो सकता है कि भाई अपनी 1000 उतरवा ली, 200 वापस भेज दी, क्योंकि मैंने तो यूनिट्स ही 1000 ऑफर ऑर्डर की थी। दूसरा ऑप्शन, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 1200 की 1200 रख लूं, चल यार अब आई गई है दे दे, अगले हफ्ते थोड़ा कम मंगा लूंगा, मेरा कौन सा माल खराब हो रहा है, पेरिशेबल तो है नहीं, पेरिशेबल तो है नहीं, चल रख दे यार, उतार ले 1200 की 1200 उतार दे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं लार्जर क्वांटिटी सारी की सारी एक्सेप्ट कर लूं। बोलो हाँ या ना। हो सकता है 1000 एक्सेप्ट करूं, 200 रिजेक्ट कर लूं। हो सकता है कि 1200 की 1200 एक्सेप्ट कर लूं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं सारी की सारी रिजेक्ट कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने पहला ऑप्शन क्या बोला? 1000 यूनिट्स उतारी, 200 वापस। दूसरा 1200 की 1200 उतारी। तीसरा यार 1000 की जगह 1200 ले आया, हाँ मैं नहीं ले रहा, वापस लेके जाओ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर लार्जर क्वांटिटी के केस में आप कभी भी आपकी जो यूनिट्स है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ज्यादा ही भेजा ना, कम तो नहीं भेजा उसने। या तो आप 1200 की 1200 रख लो, या 1000 रख के 200 वापस करो। यार तूने ज्यादा भेज दी इसलिए मैं कुछ नहीं ले रहा, ऐसा नहीं होता। ये गलत है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रूल है रिगार्डिंग डिलीवरी। लेकिन अब इसका उल्टा करते हैं। मैंने 1000 यूनिट्स बोली थी आपको, और आपने 1000 की जगह 600 यूनिट्स भेजी। 1000 की जगह 600 यूनिट्स भेजी, हाँ या ना? तो अब इस केस में पहली बात, क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ? भाई तेरे को 1000 यूनिट्स बोली थी, तूने 600 यूनिट्स भेजी, क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं और मना कर दूं कि आगे मत भेजना? ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं और मना कर दूं आगे मत भेजना। अब 600 आ गई, अब मेरा इससे ज्यादा फिर अब काम ही नहीं है, फिर 400 कहीं और से लूंगा, मेरे को तो माल देना कल उसको। तो या तो कम यूनिट्स आई तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, कम यूनिट्स आई तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर लूं और आपको बोल दूं आगे मत देना। अच्छा, कम यूनिट्स आई तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि कम यूनिट्स आई, 600 यूनिट्स आई, तो मैं आपको बोल दूं कि भाई ये तो आ गई है, बाकी 400 का भेज रहे हो, जल्दी भेजो। ऐसा भी हो सकता है? बोलो हाँ या ना। या तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, या मैं 600 रख के बोल सकता हूँ बाकी मत देना, या 600 रख के बोल सकता हूँ भाई बाकी 400 कब दे रहे हो। या फोर्थ केस, मैं 600 यूनिट्स आती है, मैं रख लेता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, रख लेता हूँ। अगले दिन 300 आती है, वो भी रख लेता हूँ, कुछ बोलता नहीं। अगले दिन 100 आती है, मैंने मना कर दिया, क्या मैं कर सकता हूँ? पहले दिन 600 आई, मैंने कुछ नहीं बोला, रख लिया। अगले दिन 300 आई, मैंने कुछ नहीं बोला, रख लिया। अगले दिन 100 आई, क्या मैं मना कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स दी और मैंने बिना कोई ऑब्जेक्शन के वो 2 रख ली, ना उसको कम्युनिकेट किया ना कुछ, तो वो प्रिज्यूम करेगा कि मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग जो गुड्स की है वो भी रखने के लिए बाउंड हो जाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ आई? बोलो जी। या तो मैं उसे मना कर दूं, या तो मैं उसे मना कर दूं, वो मैं कर नहीं रहा, तो मेरे प्रायर कंडक्ट से वो क्या मानेगा
कि अमित को 600 यूनिट्स दी थी उसने रख ली थी, फिर अमित को 400 यूनिट्स दी थी उसने रख ली थी, तो इसका मतलब क्या है 300 यूनिट्स दी थी रख ली थी, तो 100 अभी पेंडिंग है, अमित वो भी रख लेगा। और यहाँ पर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको मना करूं, अदरवाइज वो तो यही प्रिज्यूम करेगा कि अमित ने 2 बार डिलीवरी पार्ट में एक्सेप्ट की तो तीसरी इंस्टॉलमेंट भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है बेटा सबको? डन जी। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए, लार्जर क्वांटिटी डिलीवर्ड, स्मॉलर क्वांटिटी डिलीवर्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। तो या तो आप मना करो, और अगर आप रख लेते हो कुछ नहीं बोलते, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आती है वो भी रख लेते हो कुछ नहीं बोलते, तो फिर वो थर्ड वाली भी प्रिज्यूम करेगा कि आप रख ही लोगे। डन। तो अभी आज की क्लास में हमारा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हुआ, इसके अलावा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी में अभी ये रूल्स पूरे नहीं हुए, सिर्फ 2 रूल्स पढ़े अभी हमने। इसको घर से लॉन्ग नोट से पढ़ के नहीं आना अभी, क्योंकि ये 3 टॉपिक हैं जो एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तो पहले वो तीनों कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद हम लॉन्ग नोट से पढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से आज इसका लॉन्ग नोट्स मॉड्यूल या मेरी बुक पढ़ने का कोई होमवर्क नहीं है। जब ये कंप्लीट होंगे 3 टॉपिक इकट्ठे, उसके बाद ही मैं आपको बुक से पढ़ने को बोलूंगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि कॉन्सेप्ट वाइज हमको सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है जी? डन? यस सर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लास के लिए। टिल देन दिस इज सी एस अमित वोरा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय, थैंक यू।